हेलो एंड नमस्कार डियर फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू आवर क्लासेस। मेरा नाम है रूपेंद्र शेखावत एंड आई एम बैक विद अ पैक्ड एपिसोड लाइन अप विद सम इंटरेस्टिंग न्यूज़ हेडलाइंस, आर्टिकल्स एंड करंट अफेयर्स। डियर फ्रेंड्स, हमारी करंट अफेयर की सीरीज अक्टूबर का मंथ चल रहा है एंड वी आर इन द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ल्ड कप। तो ये था एक जनरल इंट्रो। डियर फ्रेंड्स, आपको जैसे पता है हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ है, लेकिन इसके साथ साथ हम हमारी जो पर्सनल ग्रोथ है या फिर पर्सनल है जो इम्प्रूवमेंट है उस पर फोकस हमारा रहता है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों के साथ में एक कोट शेयर करना चाहूँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है कि व्हाट वी सी इन अदर्स डिपेंड्स ऑन द विंडो वी आर लुकिंग थ्रू। डिफरेंस होता क्या है कई बार कि हमारा जो नज़रिया होता है वो एक काफ़ी अलग होता है अलग लोगों के प्रति। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि एक बार एक हस्बैंड एंड वाइफ अपने घर के अंदर बैठे होते हैं एंड उनके पड़ोस में जो है एक अदर कपल रहता है। तो रोज़ सुबह वो कपल दोनों उठते हैं, दे आर सिटिंग ऑन अ टी के मतलब चाय के ऊपर वो दोनों बैठे होते हैं। मतलब लिटरली चाय के ऊपर नहीं, मतलब जैसे कहते हैं ना कि चाय पे चर्चा जो होती है, उस हिसाब से वो दोनों जैसे बैठे होते हैं सुबह। तो एक रोज़ क्या होता है कि जो पड़ोसी होता है उनका, या जो लेडीज़ होती है पड़ोस में, वो एक कपड़े सुखा रही होती है। तो वो कहती है कि ये जो कपड़े धोती है ये साफ़ नहीं धोती है। अपने हस्बैंड को, जो औरत है जो घर में बैठे होते हैं, वो बोलते हैं कि जो औरत है ये कपड़े साफ़ नहीं धोती है। तो बोला आपको कैसे पता? तो वो कहता है कि आप देखिए बिल्कुल एकदम जो सफ़ेद कपड़े हैं वो भी पीले पीले दिख रहे हैं। बोला हाँ ये तो सही है। फिर अगले दिन फिर धोती कपड़े, तो फिर बोलते हैं कि देखो आज फिर कपड़े साफ़ नहीं है। तो ऐसे 2-3 दिन तक लगातार वो हस्बैंड एंड वाइफ डिस्कस करते हैं कि कैसे जो औरत कपड़े धोती है वो सही नहीं धोती है। एंड उसके बाद में भी ये देखिए रोज़ साफ धोने चाहिए इनको। एक दिन क्या होता है कि हस्बैंड सुबह उठता है घर के अंदर एंड ही क्लीन्स द विंडो। वो क्या करता है, उस विंडो को साफ़ कर देता है, पे काफ़ी धूल होती है वो साफ़ कर देता है। देन द वुमेन जो है उस हस्बैंड की जो वाइफ है वो कहती है कि आज इसने कपड़े जो है हमारे पड़ोस ने जो है कपड़े साफ धोए हैं। तो वो हस्बैंड कहता है कि ये जो था इतने दिन जब हम देख रहे थे वो देख रहे थे एक जो विंडो थी हमारी खुद की जो विंडो थी वो ही गंदी हो रखी थी, इसलिए हमें जो सामने के जो कपड़े हैं वो गंदे दिख रहे थे। तो डिफरेंस ऐसे ही हमारी ज़िंदगी के अंदर हमारा जो एक नज़रिया होता है, हम जिस विंडो के थ्रू देखते हैं वो हमारे पे डिपेंड करता है। अगर हम उस विंडो को साफ रखेंगे तो ऑब्वियस ही बात है हमें जो सामने वाला है जो हमारे सामने खड़ा है वो एक अच्छा ही नज़र आएगा। तो जो भी हमारा पर्सपेक्टिव है दूसरों को देखने के प्रति वो डिपेंड करता है कि हम किस विंडो से उसे देख रहे हैं। हमारा जो नज़रिया है उसे देखने का वो हमेशा अच्छा होना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस एग्जाम्पल से ये जो कोड था ये एक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा एंड मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट ज़रूर करें। डियर फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज़ इस वीडियो को जो है पूरा ज़रूर देखें। अगर आपको लगता है डिस्कशन धीरे है तो आप अपने अकॉर्डिंगली इस वीडियो की स्पीड 1.5x तक कर सकते हैं, बट प्लीज़ आप पूरा वीडियो ज़रूर देखेगा। आपको आप जब बीच में वीडियो छोड़ देते हैं ना तो आपको एक पूरा जो समरी है या पूरा जो एक डिस्कशन है वो उसका एक सार नहीं मिल पाता है। आप भी जब बीच में छोड़ देते हैं तो डिस्कशन जो है वो पूरा नहीं हो पाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का जो सवाल है कि हु वाज अवॉर्डेड द 2022 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, ऑल्सो राइट द नेम ऑफ बुक। 2022 का जो नोबेल पुरस्कार लिटरेचर के अंदर है वो किसे दिया गया था एंड आपको मेंशन करना है कि जो विजेता है उनको किस बुक के लिए ये लिटरेचर या नोबेल प्राइज़ जो लिटरेचर में वो दिया गया था। और ये फ्रेंड्स, आपको जैसे पता है कि मेरे जो सवाल होते हैं मैं आपसे हर रोज़ जो सवाल पूछता हूँ वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स या बर्निंग टॉपिक जो होते हैं उनसे रिलेटेड होते हैं। तो इससे आपकी अच्छी खासी करंट अफेयर की रिवीजन हो जाएगा एंड आपको चीज़ें और जो है साफ़ हो जाएगी कि कैसे चीज़ें हो रही है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो मैं आपसे हर रोज़ की तरह रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप इस पर थोड़ा रिसर्च कर लीजिए, देन उसके बाद में अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में टिक कीजिए। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स द आर्टिकल्स। आज है 6 अक्टूबर 2023 एंड आज का हमारा पहला आर्टिकल है फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर, नेशनल यूनिटी अ 3 डायमेंशन व्यू। डियर फ्रेंड्स, इस आर्टिकल के अंदर राइटर ने बताया है कि कैसे जो सिंस द इंडिपेंडेंस हमारे देश के अंदर यूनिटी है अमंग डिफरेंट रिलीजन्स या विद इन द रिलीजन, बात करें हिंदू जो यूनिटी है, चाहे हिंदू मुस्लिम यूनिटी है या फिर अलग अलग जो रिलीजन्स है उन सभी की यूनिटी जो है वो कैसे ओवर द टाइम बढ़ी है। तो एवोल्यूशन ऑफ नेशनल यूनिटी की बात की गई है कि कैसे थ्रू पॉलिटिकल, सोशल, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एफर्ट्स के द्वारा हमारे देश के अंदर जो यूनिटी है उसको बढ़ाने की कोशिश की गई है बाय द गवर्नमेंट्स
उसके साथ साथ में 3 डायमेंशन जो है नेशनल यूनिटी के, उसमें बात की गई है कि जो हिंदू यूनिटी है जो बताती है जस्टिस अमंग कास्ट, जो अलग अलग हिंदू के अंदर जो अलग अलग कास्ट होती है ना, उन सभी की यूनिटी के बारे में बात करी गई है। प्लस उसके साथ में हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात की गई है कि हारमोनी ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज़, जो कम्युनिटी है दोनों, उनके बीच में कैसे हारमोनी बनाई जा सके। तीसरा है आर्टलैंड पेरिफेरी यूनिटी, क्रिएटिंग अ कॉमन ग्राउंड अमंग वेरियस रीजनल आइडेंटिटीज़, जो अलग अलग, ना कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम बल्कि जो अलग अलग रिलीजन्स के जो लोग रहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो कोई भी जगह पर रहते हैं, उन सभी के बीच में एक कॉमन यूनिटी जो है उसकी बात की गई है कि कैसी तीनों डायमेंशन जो यूनिटी की बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए। महात्मा गांधी जी का जो रोल बताया गया है वो है कि उन्होंने खूब सारे जो कहते हैं ना कि एक अलग अलग आंदोलन किए थे, तो उनमें से एक आंदोलन ये बताया गया कि हिंदू यूनिटी एंड मुस्लिम यूनिटी के लिए उन्होंने जो काम किया था कि उन्होंने जो मतलब उनका जो सपोर्ट था टूवर्ड्स हिंदू मुस्लिम यूनिटी वो कहीं एक उच्च स्तर पे था या एक ऊंचे लेवल पे था। तो इसी के कारण उन्होंने क्या कहा था कि जो जब आंदोलन किए थे तो उनमें उन सभी जो जाति के लोग थे उन सभी का जो रोल था वो बराबर रोल था। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बताया गया था कि कैसे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जब वुड हिंडर हिंदू यूनिटी। तो एक पहले के ज़माने में, अब तो खैर नहीं है, लेकिन जब आज़ादी के टाइम पे या उससे पहले की क्या होता था कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी होता था। ये उच्च हिंदू के अंदर ही कहते हैं ना कि एक अपर कास्ट का है ऐसे लोअर कास्ट, पहले उस समय पे, अब तो ऐसा कुछ नहीं है, बट उस समय पे होता था कि ये अलग अलग कास्ट के हैं, तो उस समय पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उसके कारण जो यूनिटी है अमॉन्ग हिंदूज वो काफ़ी जो है कम थी। तो इसी का ऑब्स्ट्रक्ट कहते हुए B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा था कि इस जो सेपरेशन है और डिप्रेस्ड क्लासेस फेमिनिज्म टू अचीव देयर एमेंसिपेशन, तो उनका यही कहना था कि जो अगर हम सेपरेट कर देंगे तो जो हिंदुइज्म की जो एक कहते हैं ना कि हिंदुइज्म से डिटैच कर देना, तो उससे जो हमारी एक यूनिटी है उस पर डेफिनेटली फ़र्क तो पड़ेगा ही। साथ साथ में उसके बाद बताया गया कि कैसे रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करती है फॉर इक्वालिटी। रिजर्वेशन पॉलिसी इन इंडिया एम टू मिटिगेट कास्ट बेस्ड डिसएडवांटेज विद इन हिंदू सोसाइटी। तो रिजर्वेशन का जो कई बार आपको पता होगा कि कैसे हर रोज़ हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कि कई लोग जो हैं या कई तबके जो हैं वो एक रिजर्वेशन की बात करते हैं, एंड देन उसके बाद में सरकारों का कुछ अलग रुख होता है उनकी ओर। तो बताया कि कैसे एक जो रिजर्वेशन होता है ना, ये एक कास्ट बेस्ड जो डिसएडवांटेज होती है उसको ख़त्म करने का काम करता है। Unless who convert Christianity or Islam become ineligible for reservation under scheduled caste category। तो जो हमारे कुछ दलित भाई हैं वो क्या करते हैं कि कई बार जो अपना धर्म कन्वर्ट कर लेते हैं टू क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, तो उसके कारण वो अनएलिजिबल हो जाते हैं फॉर द शेड्यूल कास्ट जो कैटेगरी की जो रिजर्वेशन होती है, उसके कारण वो जो SC कैटेगरी की जो रिजर्वेशन थी उससे वो कहीं ना कहीं एक अनएलिजिबल होते हुए दिखाई देते हैं। गांधी जी का अप्रोच था मुस्लिम यूनिटी को लेकर ये था कि ही जॉइन फोर्सेज विद खिलाफत मूवमेंट। जैसे मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स कि कैसे अभी एक जो जब महात्मा गांधी जी थे तब उस समय आंदोलन वगैरह चल रहे थे, उस समय पर उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात की थी और क्या बताया था कि कैसे एक खिलाफत मूवमेंट जो है जो था ना खिलाफत मूवमेंट, उसके साथ ही में ही उन्होंने हाथ मिला लिया था, एंड उसके बाद जो मुस्लिम एजेंडा है उसको भी साथ साथ में ही आगे लेकर चले थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही जो है उस सभी आंदोलन में पार्ट लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बट जो मुस्लिम दोस्त हमारे भाई थे उनके साथ भी काफ़ी हाथ मिलाया गया था, एंड उसके बाद खिलाफत मूवमेंट जो उसमें एक अच्छा खासा रोल प्ले किया गया था। इसी के साथ में लैंग्वेज एंड रीजनल यूनिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसको लेकर बताया गया कि कैसे जो पिछड़े हुए या फिर मैं कहूँ जो उस समय पे तो नहीं है बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन अर्लियर, तो उस समय पे क्या होता था कि कई जैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन है या जम्मू कश्मीर का जो रीजन है उस समय पे वहाँ पे लगता था कि कई लोगों को ये कि हम इनइक्वल हैं या फिर जो है हमारे साथ एक प्रॉपर एक कहता है ना कि प्रॉपर बिहेवियर नहीं किया जा रहा सरकार के द्वारा। तो उन सभी चीज़ों को लेकर बताया गया कि कैसे लैंग्वेज और रीजनल डिस्क्रिमिनेशन होती थी, लेकिन अब क्वेश्चन ऑफ नेशनल लैंग्वेज वॉज डिलेड। एक नेशनल लैंग्वेज जो है अभी भी हमारे यहाँ पे कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, आपको पता होगा जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है ना वो हमारी हिंदी नहीं है, बट एक जो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है बट नेशनल लैंग्वेज जो हिंदी है उसको लेकर एंड स्पेशल स्टेटस वाज गिवन टू रीजनल लाइक जम्मू एंड कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्ट। तो ये कुछ ऐसे रीजन हैं जहाँ पे एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था बिकॉज डिस्क्रिमिनेशन, बट अब तो जो है सब इक्वल है। तो आपको पता है धारा 370 हट चुकी है ना, जो कश्मीर के लोग हैं या जो कश्मीर के जो
निवासी हमारे भाई वो सभी हिंदुस्तान का पार्ट तो पहले से ही थे, बट अब जो है इनको मेन स्ट्रीम में लाने की चीज़ भी लोग कहते हैं ना कि पॉलिसीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट की जा चुकी है सिंस 2019। तो उसके बाद में सभी जो कश्मीर के वासी हैं, कश्मीर के हमारे जो भाई रहते हैं, वो एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे भारत का। And challenges to the national compact. The evolving national compact has faced challenges and is often marked by violence. The aspirations and demand for different groups have led to the unrevealing of the Congress system and the rise of coalition politics. ये फ्रेंड्स, ये जो कहते हैं ना कि एक सभी जो अलग अलग वर्ग के लोग हैं, तो उन सभी में जब एक यूनिटी नहीं होती है, कई बार कहते हैं ना कि इक्वालिटी जो नहीं है वो एक अभी भी हम देखते हैं कई जगह चलता है कि इनइक्वालिटी जो चलती है, इसके कारण जो अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज है तो इसका फ़ायदा लेकर एंड जो कहता है ना कि एक धर्म से जुड़ी जो राजनीति जब होती है तो उससे क्या होता है कि जो हमारी नेशनल यूनिटी है वो कहीं ना कहीं हिंडर जरूर होती है। बीजेपी की जो बात बताई गई है इस आर्टिकल के अंदर कि कैसे बीजेपी जो है एक पॉलिटिकल पार्टी, तो उसका एक जो रोल है, द पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी हैज़ इम्बोडेड to unilaterally change terms with religious and regional groups, potentially shifting more power to BJP strongholds. तो यही बताया गया है कि कैसे जो एक पॉलिटिकल पार्टी है तो उनका जो एक रोल है टूवर्ड्स यूनिटी वो एक इसके अंदर बताया गया है। साथ ही में ऑनगोइंग कॉन्वर्जेशन जो है अभी हाल ही के अंदर जो चीज़ें चल रही कि कैसे जो यूनिटी है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। The articles calls for renewed and dynamic conversation along all three axes of nationality, चाहे हिंदू यूनिटी हो, चाहे हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो, चाहे अलग अलग रीजन्स की जो यूनिटी है वो। दिस कन्वर्सेशन शुड रीइंफोर्स नेशनल यूनिटी इन द न्यू एरा। तो ये फ्रेंड्स अभी जो हम देख रहे हैं इस आर्टिकल के अंदर वो ये है कि कैसे अलग अलग हिस्टोरिकली हमने देखा कि कैसे महात्मा गांधी का एक रोल था टुवर्ड्स हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बढ़ाने के अंदर, या फिर आजकल जो हम देखते हैं ना पॉलिटिक्स के कारण कई बार ऐसा होता है कि कई चीज़ें स्टेबल नहीं होती है, तो उन सभी को लेकर बताया गया कि ये सभी जो है ना कि हम जो कास्ट बेस्ड या रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स होती है इससे अच्छा है कि हम एक ऐसे भारत देश का निर्माण करें जहाँ पे सभी लोग यूनिटी में रहें। अब चाहे वो हिंदू हो या चाहे हिंदू के अंदर होता है ना कि एक अपर कास्ट लोअर कास्ट, तो वो तो अब चलो नहीं है, बट स्टिल हम इसके बारे में बात करते हैं कि कैसे अभी भी कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे ऐसा कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं, बट उन सभी को एलिमिनेट करना है। एंड उसके बाद में जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी है उस पर हमको खासा जोर देना है अभी भी। एंड अलग अलग रीजन्स है, जैसे मैंने बताया ना कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट जो है, चलो अब जो है सरकार ने काफ़ी कदम उठाए हैं इन तीनों ही जो एक्सिस इन सभी को काम एक साथ लाने के लिए। एंड अभी जो यूनिटी है अमॉन्ग डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ग्रुप तो वो एक बढ़ती हुई नज़र आती है। तो ज़रूरत है और ज़्यादा चीज़ों को रोबस्ट करने की, चीज़ों को और ज़्यादा आसान करने के लोगों के लिए, एंड ऐसी कुछ पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने की जहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे सभी देशवासी जो हैं एक साथ मिलकर इस देश के विकास में काम करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा पहला आर्टिकल। हमने देखा कि कैसे हमको ज़रूरत है अभी भी और नेशनल यूनिटी इम्प्लीमेंट करने की हमारे देश के अंदर। एंड डियर फ्रेंड्स अब हमारा जो सेकंड आर्टिकल है, नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड आर्टिकल, डिफ्यूजिंग द टिकिंग टाइम बॉम्ब कॉल्ड डायबिटिक्स। डियर फ्रेंड्स हमारा पहला जो आर्टिकल था, पहला डिस्कशन जो था वो एक पॉलिटिकली रिलेटेड था या फिर मैं कहूँ रिलीजियस या नेशनली रिलेटेड था, बट जो सेकंड आर्टिकल है ये हमारा है एक अपनी हेल्थ वाइज, आपकी जो हेल्थ है उससे रिलेटेड एक आर्टिकल है। और मैं चाहूँगा कि आप ये जो डिस्कशन है और इसको पूरा ज़रूर देखें। अभी तक थैंक यू अगर आप जो वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, बट अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो आर्टिकल है पूरा ज़रूर देखिएगा इस आर्टिकल को, बिकॉज इससे आपको पता चलेगा कि आपकी हेल्थ वाइज जो चीज़ें हैं वो कैसे वर्क कर रही है। एंड डायबिटीज़ जो है वो कैसे एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है हमारे भारत देश के लिए। तो फ्रेंड्स बताया गया है कि हाल ही के अंदर जो रिसर्च हुई है WHO द्वारा, उसके अंदर बताया गया कि लगभग 10 करोड़ लोग भारत के अंदर वो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। एंड उसके साथ साथ में 13.6 करोड़ जो है 13.6 करोड़ पीपल आर प्री डायबिटिक क्लासीफाइड है। यानी मतलब क्या है कि करंटली 10 करोड़ तो लगभग अफेक्टेड है ही, प्लस 13 करोड़ जो है ऑन द लाइन ऑफ 13 करोड़ जो पीपल है वो हु आर ऑन द लाइन ऑफ बीइंग डायबिटिक। तो अभी ज़रूरत है कि एक ऐसे प्लान की हम इम्प्लीमेंट करें कि हम जो डायबिटीज़ है इससे खासा दूरी बनाया जा सके। ओबेसिटी प्रिवेलेंस बताया गया कि 28.6 पॉपुलेशन वुड बी कंसिडर्ड ओबेस बेस्ड ऑन द बॉडी मास इंडेक्स। अगर आज की तारीख में हम BMI के अकॉर्डिंग अगर लोगों का हिसाब लगाए ना कि कितने लोग ओबीस हैं, तो BMI के हिसाब से 28.6 जो लोग हैं पॉपुलेशन हमारे भारत देश की,
वो भी एक ओबीस कैटेगरी में आती है। हम कहते हैं ना, कई लोग ये डिनाई कर देते हैं। आपने एक फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन भी है, उनका आपने सुना भी होगा कि जो ओबेसिटी होती है इसके 3 लेवल होते हैं। तो वही होता है कि डिनाइल मोड में चले जाते हैं लोग कि नहीं मैं काम मोटा हूँ, बट दिस इज़ नॉट थिंग लाइक दैट। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आपके मना करने से नहीं होगा कि आप नहीं हैं, बट आपको एक जो कहता है ना कि फिट रहने की ज़रूरत जो है। आपको पता है डियर फ्रेंड्स कि जो पतले लोग होते हैं ना, कि जो कहते हैं कि वी आर थिन, तो ऐसा नहीं कि उनकी बीमारी नहीं होती है, डेफिनेटली उनकी बीमारियाँ होती है। द थिंग इज़ दैट उन्होंने चेक नहीं कराया। जब आप चेक करने जाएंगे, आप फुल बॉडी चेकअप जो लेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हाउ मेनी डिसीज आर देयर इन द बॉडी। रोल ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस फूड, जो डायबिटीज़ है उसका जो मुख्य कारण बताया गया है दोस्तों, वो है प्रोसेस्ड फूड। सिग्निफिकेंट हेल्थ पार्ट ऑफ दिस हेल्थ क्राइसिस ड्यू द कंजम्पशन ऑफ अनहेल्दी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड एंड बेवरेजेस। जो WHO की जो रिपोर्ट है उसके अंदर बताया गया कि कैसे जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है वो एक मेन कल्प्रिट है इस बीमारी का, यानी डायबिटीज़ का जो मेन कल्प्रिट है वो है फूड्स लाइक चिप्स, फ्रूट फ्लेवर्ड ड्रिंक्स, इंस्टेंट नूडल्स, कुकीज़, आइसक्रीम, बेकरी प्रोडक्ट्स, एनर्जी बार्स एंड स्वीटेंड योगर्ट्स, पिज़्ज़ास और मीट प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, ये सभी जो एक कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है एक डायबिटीज़ का कारण बन जाती है। हेल्थ रिस्क बताए गए हैं एसोसिएटेड विद दिस फूड प्रोडक्ट्स। डाइट्स रिच इन अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हाई इन शुगर, फैट एंड सॉल्ट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ डायबिटीज़। इवन जैसा कि आपको पता है कि ये सभी डाइट्स जो है, आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक तरफ हेल्दी फूड है एंड अदर साइड जो है एक अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है। तो कैसे ये सभी जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है ना, ये एक आपकी हेल्थ रिस्क को जो है वो काफ़ी बढ़ा देते हैं, क्योंकि इनके अंदर होता है हाई शुगर, हाई सॉल्ट, हाई फैट, एंड ये जो है ये सभी चीज़ें मिलकर आपके हेल्थ को जो एक बैडली इम्पेक्ट करती है, एंड आपका जो रिस्क है डायबिटीज़ का वो एक अपर लेवल पे इंक्रीज कर देती है। A 10% increase in the consumption of ultra processed food is linked to a 15% higher type risk of type 2 diabetes. Dear friends, अगर आप कहते हैं ना कि चलो मैं तो हफ्ते में 1 बार ही खाता हूँ या हफ्ते में 2 बार ही खाता हूँ, बट वो भी आपके लिए डेंजरस है। मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल एलिमिनेट कर दीजिए अपनी लाइफ से। अगर आपको खाना ही, आपको क्रेविंग हो रही है, अगर आपको खाना ही है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक हफ्ते के अंदर एक कोई भी चीज़ इनमें से उठा लीजिए एंड उसको खाइए। बट उसको बैलेंस करने के लिए आपको ज़रूरत है कि आप रिग्रेस एक जो एक्सरसाइज है वो ज़रूर करें। ये फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आप जी जो फैट फूड खाते हैं तो आपको फैट जो स्टोर हो जाता है। तो ओबेसिटी के अलावा जो बीमारियाँ होती है ना, कि हार्ट स्ट्रोक की बीमारियाँ हो गई या फिर डायबिटीज़ की बीमारी हो गई, तो एक ही खाने से चाहे आप, जैसे इसके अंदर एग्जाम्पल है ना कि ये एक डोनट है, तो आप एक डोनट भी खाते हैं तो उससे आपको 3-4 बीमारी एक साथ लग सकती है। तो ज़रूरत है कि हम इन सभी चीज़ों को चेक में रखें और हमारी डाइट जो है उसको कहीं ना कहीं एक अच्छी डाइट रखने की कोशिश करें। इफेक्ट्स ऑन वेट एंड हेल्थ, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड अंडरगो स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड ऑफन कंटेन कॉस्मेटिक एडिटिव्स, कलर्स एंड फ्लेवर्स दैट कंटेन ओवर ईटिंग एंड गेन वेट, हाइटनिंग द रिस्क ऑफ डायबिटीज एंड अदर क्रोनिक डिजीज। ये जो आपको दिख रहा है ना फ्रेंड्स कि कैसे कलरफुल डाइट है, ये जो राइट हैंड साइड में ये पिज़्ज़ा है या बर्गर है या ये सभी चीज़ें हैं, ये आपको दिखने में बिल्कुल एक अच्छा फ्लेवर दे सकती है, अच्छा कलर हो सकता है इन सभी का, लेकिन इनका जो रिस्क है क्रॉनिक डिजीज, जो डायबिटीज़ एक डिजीज़ है, तो ऐसी कुछ बीमारी आपको इससे लग सकती है, क्योंकि इनके अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और कॉस्मेटिक जो कलर्स और फ्लेवर्स जो हैं वो ऐड किए जाते हैं। ओबेसिटी एंड डायबिटीज़ आर की रिस्क फैक्टर्स, ये जो मैंने बताया आपको कि कैसे ओबेसिटी मोटापा है, उसके साथ साथ डायबिटीज़ जो है वो एक रिस्क फैक्टर बन जाते हैं इन सभी फूड से रिलेटेड। मार्केटिंग एंड स्ट्रेटजी, अब देखिए फ्रेंड, आप कितना ही डिनाई कर दें इस चीज़ को, लेकिन जो कहते हैं ना कि एंडोर्समेंट जो होता है इन चीज़ों का, वो इतना हाई लेवल पे होता है कि जो बच्चे होते हैं या जो वल्नरेबल जो होते हैं ना इस चीज़ से, जैसे बच्चे हो गए या एक चाहे बच्चे ही नहीं बट एक टीनेजर्स भी होते हैं या फिर कुछ अडल्ट भी होते हैं, तो उन सभी चीज़ों से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो बताया गया कि ऐसे फूड इंडस्ट्री जो है वो टारगेट करती है वल्नरेबल पॉपुलेशन को, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन एंड ग्रोइंग मिडिल क्लासेस। जो एक कहता है ना कि रेडी टू ईट जो चीज़ें होती है, फास्ट फूड जो होता है, वो आपको लग सकता है कि एक टाइम पे कि हाँ सही तो है, एक टाइम को भूख तो मिटा रहा है, बट एट द सेम टाइम वो एक रिस्क भी बढ़ा रहा है आपकी बॉडी के अंदर ऑफ फैट एंड ओबेसिटी। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जैसे कि यूज़ करना कार्टून कैरेक्टर्स को इंसेंटिव करना एंड गिफ्ट जो देते हैं ना, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट जो होती है, आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सी जो ये चीज़ें होती है, इनको ये चीज़ें कहते हैं ना कि फ्राइड नहीं है, बेक्ड है और ऐसे कुछ
इंडोर्समेंट किए जाते हैं अलग अलग कंपनीज द्वारा, इंसेंटिव दिए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कई जो पैकेट्स होते हैं उनके अंदर टॉयज़ वगैरह निकलते हैं, तो ऐसे कुछ लालच दिए जाते हैं जनता को ताकि वो चीज़ें खरीदे ऐसी, एंड उसके बाद जो है लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है आप इसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आपकी जो लॉन्ग टर्म लाइफ है या लॉन्ग टर्म आपकी जो हेल्थ है उसको आपको कंसिडर करना है एंड आपको बचना है इन सभी चीज़ों से कि आप एक हेल्दी डाइट जो है उसकी ओर आगे बढ़े। पब्लिक हेल्थ क्राइसिस बताया गया है कि ये जो सभी जो चीज़ें हैं, इन कंजम्पशन ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड contributes to a growing public health crisis particularly regarding diabetes। अब डायबिटीज़ जो है, अब डायबिटीज़ ऐसा नहीं है कि किसी अडल्ट को ही होगी, आजकल तो काफ़ी कॉमन है। जो बच्चे हैं विद इन द एज ग्रुप ऑफ 13 to 18, जो 13 से 18 साल के बच्चे हैं उनमें भी काफ़ी कॉमन है डायबिटीज़। हमने देखा कैसे ओबेसिटी जो है वो बढ़ती जा रही है बच्चों के अंदर। नीड फॉर पॉलिसी एंड रेगुलेशन। अब आर्टिकल के अंदर बताया गया कि कैसे ज़रूरत है हमें कुछ ऐसी पॉलिसीज़ की, कुछ ऐसे रेगुलेशंस की ताकि जनता जो है इसको कंजम्पशन को कम कर सके। द पॉलिसी एंड रेगुलेटरी एक्शंस आर नेसेसरी टू एड्रेस द इशू इफेक्टिवली। इट ऑल्सो नोट दैट द फूड फैक्ट्री डज नॉट सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस ऑन मार्केटिंग एंड इंस्टेड ऑफर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्ग्यूमेंट्स। डियर फ्रेंड्स, अब ऐसी कुछ पॉलिसीज़ की ज़रूरत है जहाँ पे हमको जो फूड इंडस्ट्री है इनको जो पैकेट्स हैं उन पर सभी पर मार्केटिंग करनी पड़ेगी। वो लिखना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स है, यानी कि क्या क्या फूड न्यूट्रिशनल वैल्यू है। तो इन सभी चीज़ों की ज़रूरत बताई गई है आर्टिकल के अंदर। द पॉलिसी एंड रेगुलेटरी एक्शंस आर नेसेसरी टू एड्रेस दिस इशू इफेक्टिवली। फूड इंडस्ट्री डज नॉट सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस ऑन मार्केटिंग एंड इंस्टेड ऑफर इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्ग्यूमेंट्स। अब ये जो चीज़ है या ये जो कंपनी जो बनाती है इनका ये कहना है कि रेस्ट्रिक्शंस को तो ये मानती नहीं है, बट इसके साथ जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इसका हवाला देते हुए कहती है कि हम जो है आपके देश के अंदर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बढ़ा रहे हैं। गवर्नमेंट का जो रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द गवर्नमेंट मस्ट इम्प्लीमेंट अ लीगल फ्रेमवर्क और ऑर्डिनेंस। गवर्नमेंट का एक रोल यहाँ पे इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो कंपनीज़ है, फूड कंपनीज़ है, ये तो अपनी चालबाजी से बाज आएगी नहीं, तो सरकारों को ही ज़रूरत है कि यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए जाए। दिस फ्रेमवर्क कुड इंक्लूड डिफाइनिंग द हेल्दी फूड, इम्प्लीमेंटिंग वार्निंग लेबल्स ऑन अनहेल्दी फूड एंड रेस्ट्रिक्टिंग द प्रमोशन एंड मार्केटिंग ऑफ अनहेल्दी प्रोडक्ट्स। अब ये फ्रेमवर्क जो सरकार द्वारा तैयार किया जाएगा इसमें बताया जाएगा कैसे जो लेबल्स है, इम्प्लीमेंटिंग लेबल्स लगाने पड़ेंगे अनहेल्दी फूड के ऊपर, रिस्ट्रिक्टिंग द प्रमोशन ऑफ मार्केटिंग एंड अनहेल्दी प्रोडक्ट्स। अब ये जो मार्केटिंग है इन सभी जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है इन सभी की मार्केटिंग पे थोड़ा कम जोर दिया जाना चाहिए, प्लस जो पैकेट्स हैं, जो लेबल्स हैं, उन पे न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो लिखी जानी चाहिए। साथ साथ में इंटरनेशनल एग्जाम्पल देते हुए आर्टिकल में बताया गया कि कैसे साउथ अफ्रीका, नॉर्वे एंड मैक्सिको ने जो है चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया है एंड जो अनहेल्दी फूड कंजम्पशन है उसके अंदर गिरावट देखने को मिली है उन सभी कंट्रीज के अंदर। डेमोस्ट्रेट इट्स कमिटमेंट टू रेगुलेशन फूड लेबलिंग एंड मार्केटिंग। इंडियन गवर्नमेंट शुड डेमोस्ट्रेट इट्स कमिटमेंट टू रेगुलेटिंग फूड लेबलिंग एंड मार्केटिंग। देखिए डिफरेंस, लॉन्ग टर्म में अगर हमें हमारे देश की जो आने वाले जनरेशन है अगर उनकी हेल्थ को सुधारना है तो हमें ज़रूरत है अभी एक्शन लेने की। तो इंडियन गवर्नमेंट को जल्द से जल्द चीज़ों को थोड़ा और रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। फूड प्रोसेसिंग को लेकर या फूड पैकेट्स को लेकर बताया गया है कि कैसे जो न्यू लॉ है वो इम्प्लीमेंट हुआ है इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स के ऊपर, फीडिंग बॉटल्स के ऊपर, इन्फेंट फूड के ऊपर जो एक्ट था उन सभी के अंदर हमने देखा कि कैसे जो कमर्शियली फूड है ना, कमर्शियल बेबी फूड जो होता है सभी के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था एंड बताया गया था कि कैसे चीज़ों को और सुधारा गया था बेबी फूड्स होते हैं इन कैटेगरी के अंदर। लेकिन अब ज़रूरत है हमें कि जो अडल्ट फूड होते हैं, अडल्ट फूड का मतलब कि जो फास्ट फूड है जो अडल्ट कंज्यूम करते हैं या फिर जो टीनेजर्स कंज्यूम करते हैं, तो इन सभी पे हमको एक कहता है ना कि रेस्ट्रिक्शन लगाने की ज़रूरत है। ये फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा सेकंड आर्टिकल। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द हेडलाइंस। आज की जो हेडलाइंस है कि बांग्लादेश गेट्स इट्स फर्स्ट बैच ऑफ यूरेनियम। देखिए आपको पता है फ्रेंड्स कि हाल ही के अंदर बांग्लादेश के अंदर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट शुरू हुआ है एंड उसका जो यूरेनियम है, फ्यूल है, वो पहला बैच आया फ्रॉम रशिया। तो और जो सेकंड हेडलाइन है वो है फर्स्ट पब्लिक सेक्टर कारवां पार्क इन केरला टू ब्रिंग इन मोर टूरिस्ट टू व्हीकल फोर्ड। ये फ्रेंड्स कारवां पार्क जो होता है ना, वो होता है कि इनके अंदर बेग योर पार्डन, पब्लिक सेक्टर जो कारवां पार्क होता है ना फ्रेंड्स, ये एक बस आपको दिख रही होगी बैकग्राउंड के अंदर। अब होता क्या, इस बस के अंदर आप स्टे कर सकते हैं। जैसे आप कहीं किसी प्लेस पे घूमने गए तो वहाँ पे स्टे करने के लिए कुछ चीज़ नहीं है, तो ये जो बस है यही आपको एक होटल भी हो जाती है, यानी कि इसके अंदर आप रह भी सकते हैं, आप खाना भी खा सकते हैं एंड और चीज़ें जो है इसी की बस के अंदर कर सकते हैं। तो आपको किसी एक होटल की ज़रूरत नहीं है।
तो ऐसी साइट्स को या ऐसी बसेस को बोलते हैं कारवा पार्क। आप किसी जगह पे घूमने गए एंड आप बस के अंदर ही आप स्टे करने रहे, तो ऐसी चीज़ों को बोलते हैं कारवा पार्क। तो फर्स्ट पब्लिक सेक्टर कारवा पार्क जो है वो केरला के अंदर आया, बीकलफोर्ट के अंदर। नॉर्वे के जॉन फॉसी ने जीता है नोबेल इन लिटरेचर। इस साल का जो नोबेल लिटरेचर है वो जीता है नॉर्वे के जॉन फॉसी ने। और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने कहा है कि एक यूनिफॉर्म एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर होना चाहिए अंडर NIA इन ऑल स्टेट्स। जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसके तहत हर स्टेट के अंदर एक यूनिफॉर्म एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर होने की बात बताई गई है होम मिनिस्टर साहब द्वारा। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज की हेडलाइंस। आई होप कि आपको चीज़ें आसान लगी होगी। आपका कोई सजेशन है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। कोई सवाल है, कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। सो दैट्स रैप अप टुडेज एपिसोड ऑफ रॉ क्लासेस। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गिव इट थम्स अप, शेयर कीजिए इस वीडियो को अमंग ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच informative videos. So friends, this is Rupinder Shekhawat signing off. Jai Hind, and I'll see you in the next one.